एआई बूम का फायदा आखिर कौन उठा रहा है? सिर्फ चिप मेकर्स और डेटा सेंटर कंपनीज या फिर एक ऐसा सेक्टर जो कि पहली नजर में टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं लगता? आरबीआई के एक नए सर्कुलर ने कैसे टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर सालों से चल रही डिबेट को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है। क्या अब इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक की पेरेंट कंपनी को स्टॉक मार्केट का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा? और आंध्र प्रदेश के स्वर्ण नगरी विलेज का गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट क्यों हिस्टोरिक माना जा रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट इंडिया के माइनिंग सेक्टर के लिए एक नए एरा की शुरुआत हो सकता है? ऑल्सो एक ब्रोकरेज ये कह रही है कि वेदांता एल्यूमिनियम, नाल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में 30 से 40% तक की और गिरावट आ सकती है। बट ऐसा क्यों, बताती हूँ ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम उन न्यूज को डीकोड करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। अगर आप एवरी मॉर्निंग डेटा बैक्ड एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में दलाल स्ट्रीट पर एक नई थीम मोमेंटम पकड़ रही है जिसका एआई से कनेक्शन पहली नजर में शायद समझ में ना आए, और वो थीम है वाटर यानी कि पानी। पिछले एक महीने में कुछ वाटर लिंक्ड स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जैसे कि शक्ति पंप्स, वीए टेक, वाबाग, जैश इंजीनियरिंग, एनवायरो इंफ्रा और आयन एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स में एक महीने के अंदर 45% तक की रैली देखने को मिली है। लेकिन क्यों? एआई मॉडल्स रन करने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, लेकिन इन डेटा सेंटर्स का एक चैलेंज है, हीट। इस हीट को कंट्रोल करने के लिए लार्ज स्केल कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए वाटर का एक्सटेंसिव यूज होता है। अब जैसे जैसे एआई एडॉप्शन बढ़ेगा, डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी, और जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स बनेंगे उतने ही ज्यादा डिमांड एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स की होगी। और इंडिया जैसे देश में जहां पर वाटर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑलरेडी बहुत ही फ्रैगमेंटेड माना जाता है, ये चैलेंज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, पंपिंग सॉल्यूशंस और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। वीएटेक, वाबाग, आयन एक्सचेंज और एनवायरो इंफ्रा वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम करते हैं। शक्ति पंप्स पंपिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। जैश इंजीनियरिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट बनाते हैं। और मार्केट का यह मानना है कि फ्यूचर में डेटा सेंटर्स भी इनके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा नुआंस है। अभी तक लिस्टेड वाटर कंपनीज के रेवेन्यूज में डेटा सेंटर्स का मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। यानी आज जो रैली आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल अर्निंग से ज्यादा फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड है। लेकिन सिर्फ एआई स्टोरी ही इस रैली का रीजन नहीं है। वाटर सेक्टर के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर स्पेंडिंग बढ़ाई है, जल जीवन मिशन को एक्सटेंशन मिला है, अमृत 2.0 2021 से सिटीज को वाटर सिक्योर बनाने के लिए काम कर रहा है, और इस वजह से कई सारी वाटर कंपनीज के पास मल्टी ईयर ऑर्डर विजिबिलिटी क्रिएट हुई है। एंड वी कांट इग्नोर द स्टार्क रियलिटी। हमारी मोस्ट ऑफ द मेगा सिटीज आर फेसिंग सिवियर वाटर क्राइसिस। हैदराबाद हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु, मुंबई, हर शहर में वाटर शॉर्टेजेस की खबरें आती रहती हैं, मेनली बिकॉज ऑफ अ पुअर मॉनसून, कम होते रिजर्वॉयर्स और रैम्पेंट ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन। मतलब एक तरफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट है और दूसरी तरफ फ्यूचर डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी का नैरेटिव। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर सेक्टर को मोमेंटम दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक कॉशन है, विच इज वैल्यूएशंस। कई सारे वाटर स्टॉक्स की वैल्यूएशंस काफी अग्रेसिवली रीरेट हो चुकी है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स को इन्वेस्टर्स ऑलरेडी वैल्यूएशंस में फैक्टर करने लगे हैं। इसीलिए एनालिस्ट्स का कहना है कि सेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। फिर भी अभी तक इन्वेस्टर्स वाटर कंपनीज को गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेनिफिशियरीज के फॉर्म में ही देखते आए हैं, लेकिन आने वाले सालों में इन कंपनीज के लिए एआई और डेटा सेंटर से भी मैसिव अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो बताइए, क्या आप वाटर स्टॉक्स की इस रैली को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मानते हैं या ये आपको सिर्फ एक हाइप लगता है? टेल मी इन द कमेंट्स। और दूसरी तरफ, क्या टाटा सन्स को फाइनली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा? आरबीआई के एक नए सर्कुलर ने इस डिबेट को फिर से सेंटर स्टेज पर ला दिया है। आरबीआई ने सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज यानी ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, उनके क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क में एक इंपॉर्टेंट बदलाव किया है ऑन जून 24, 2026। आरबीआई ने एनबीएफसी अपर लेयर के क्लासिफिकेशन के ओल्ड कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग मॉडल को बदल के अब उसे सिंपल कर दिया है। इस कैटेगरी में अब वो कंपनीज आएंगी जिनका की एसेट साइज 1 लाख करोड़ रुपए से या उससे ज्यादा है। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाली एनबीएफसीज पर एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, जिसमें पब्लिक लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी शामिल है। यहीं से टाटा सन्स की स्टोरी शुरू होती है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिससे वो मल्टीपल टाटा बिजनेसेस में ओनरशिप और कंट्रोल को होल्ड करती है। लेकिन इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की पेरेंट कंपनी आज भी अनलिस्टेड है, और इसी अनलिस्टेड स्टेटस को लेकर पिछले कुछ सालों से रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी।
आरबीआई के पहले फ्रेमवर्क के तहत टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी माना गया था, जिससे कंपनी को पब्लिक लिस्टिंग करना पड़ सकता था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने कुछ डेट्स को पे ऑफ कर दिया और एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने की एप्लीकेशन दी और तब से मार्केट आरबीआई के फाइनल स्टांस का वेट कर रहा था। बट टाटा सन्स को लिस्ट करने में इतना बड़ा इशू आखिर है क्या? देखिए, आज टाटा सन्स एक प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करती है। इस स्ट्रक्चर की वजह से टाटा ट्रस्ट्स, जो कंपनी के मेजॉरिटी ओनर्स हैं, वो स्पेशल गवर्नेंस राइट्स को एंजॉय करते हैं। अगर टाटा सन्स को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके लिस्ट कर दिया जाता है तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता है। इसीलिए टाटा ट्रस्ट ये चाहता है कि कंपनी को अनलिस्टेड रखा जाए। बट अब आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर से अपर लेयर एनबीएफसी का थ्रेशहोल्ड ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव हो गया है। टाटा सन्स का स्टैंड अलोन एसेट साइज लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपीस बताया जा रहा है, जो कि आरबीआई के नए 1 लाख करोड़ रुपीस के थ्रेशहोल्ड से काफी ऊपर है, जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर सकता है। बट अपर लेयर एनबीएफसीज ऑटोमेटिकली डिफाइन नहीं होते। आरबीआई इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेगा जो कि एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को वारंट करती हैं। यानी फिलहाल आरबीआई ने जो थ्रेशहोल्ड को फाइनलाइज किया है, उसने टाटा सन्स के लिए फ्यूचर लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया है। बट अब आरबीआई की लिस्ट पब्लिश होने पर यह पता चलेगा कि टाटा सन्स का एग्जैक्ट रेगुलेटरी स्टेटस आखिर क्या रहेगा। वैसे अगर टाटा सन्स का मेगा आईपीओ मार्केट में आता है फाइनली, तो क्या आप अप्लाई करेंगे या फिर टाटा की जो लिस्टेड कंपनीज हैं ऑलरेडी, टीसीएस, टाटा मोटर्स, उन्हीं में इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट कीजिए। हमारी तीसरी स्टोरी देश के माइनिंग सेक्टर के एक नए और हिस्टोरिक एरा के बारे में है। इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद से लेकर आज तक इंडिया में प्राइमरी गोल्ड माइनिंग का पूरा काम सरकारी मोनोपोलीज के हाथ में ही रहा। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला प्राइवेट प्राइमरी गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफिशियली अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्टेट कैबिनेट ने जोनागिरी विलेज का नाम ही बदलकर ऑफिशियली स्वर्ण नगरी रखने का फैसला किया है। लगभग 405 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से तैयार हुआ यह प्रोजेक्ट करीब 598 हेक्टेयर के बड़े एरिया में फैला हुआ है। ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट्स के मुताबिक साल 2026-27 यानी कि FY27 में इस माइन से लगभग 400 किलोग्राम गोल्ड प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है, जिसे आने वाले सालों में एक्सपैंड करके 1 टन पर ईयर और अल्टीमेट स्टेज पर 2 टन्स पर ईयर तक स्केल अप किया जाएगा। इस गोल्ड प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को सीधा 4% की सरकारी रॉयल्टी मिलने वाली है, जिससे कि स्टेट को साल का लगभग 57 करोड़ रुपीस का डायरेक्ट रेवेन्यू मिलेगा और 700 से ज्यादा लोकल रेसिडेंट्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को जियो माइसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जीएमएसआई ऑपरेट कर रही है और हमारी लिस्टेड कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड इस जीएमएसआई प्रोजेक्ट में एक बड़ा माइनॉरिटी पार्टनर है। डेक्कन गोल्ड माइंस के मैनेजमेंट के मुताबिक स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट दुनिया को ये साफ दिखाता है कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का यूज किया जाए तो इंडिया के अंदर भी प्राइवेट कैपिटल प्राइमरी गोल्ड माइनिंग को कमर्शियली प्रॉफिटेबल बना सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को अपनी एक बहुत बड़ी एनर्जी और माइनिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट मान रही है। माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक उनके चीगरगुंटा और बिसानाथम ब्लॉक में 2.2 मिलियन टन से ज्यादा का गोल्ड और रिसोर्स एस्टिमेट किया गया है, जहां पर एवरेज गोल्ड ग्रेड 5.64 ग्राम्स पर टन है, जो दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के बराबर है। इस पूरे ब्लॉक को अब सरकारी यूनिफाइड पोर्टल पर बिडिंग के लिए लाया जा रहा है और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के रामागिरी और बोकसमपली एरियाज में भी हैवी एक्सप्लोरेशन चल रही है। स्वर्ण नगरी देश के लिए एक टेस्ट केस है कि क्या इंडिया प्राइवेट कैपिटल के दम पर अपने प्रेशियस मेटल इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंस को कट कर पाएगा या फिर नहीं। अब चलिए चलते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। अगर आपके पोर्टफोलियो में वेदांता, नैल्को या हिंडाल्को जैसे टॉप नॉन फेरस मेटल स्टॉक्स हैं, तो आपको ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट से आने वाला ये अलर्ट काफी ध्यान से सुनना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज ने इंडियन एल्यूमिनियम सेक्टर पर अनयूजुअली बेरिश कॉल दिया है और इन्वेस्टर्स को सेल ऑल एल्यूमिनियम नेम्स की एडवाइस दे दी है। उनका मानना है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस अब प्रेशर में आ सकते हैं, जिसका कि डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनीज की अर्निंग्स और वैल्यूएशंस पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना। चाइना का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ऑलरेडी नियर रिकॉर्ड लेवल्स पर चल रहा है और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट टेंशंस कम होने और एनर्जी प्राइसेस सॉफ्ट होने से ग्लोबल स्मेल्टर्स के लिए एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना सस्ता हो रहा है, जिससे सप्लाई और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस गिरेंगे तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स के मार्जिन्स नेचुरली स्क्वीज होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स एक जैसे एक्सपोज नहीं है इस सिचुएशन पे। प्योर प्ले एल्यूमिनियम प्लेयर्स जैसे कि नैल्को और वेदांता एल्यूमिनियम पर असर अलग हो सकता है एज कंपेयर टू हिंडाल्को। अगर आप इस इंपैक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं देन कमेंट कीजिए मेटल एंड वी विल कवर इट हियर।
तो आपको आज का ये वाटर स्टॉक्स का एआई कनेक्शन, टाटा सन्स की मैंडेटरी लिस्टिंग का डिलेमा और स्वर्ण नगरी गोल्ड प्रोजेक्ट का एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब स्टॉक्स की चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग ऑन अप स्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.